nasal cavity. ये नसल वेस्टिबुलम है, ये नसल कैविटी है, ये पूरा नसल कैविटी है। नसल कैविटी है और ये नॉस्ट्रिल्स है। टू नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है। एयर एंटर हो रहा है इन नॉस्ट्रिल्स में से, एयर एंटर टू नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको फिर यहाँ पर एक टू नेर्स रहते छोटे, इसको एक्सटर्नल नेर्स भी बोल सकते, एक्सटर्नल नेर्स, टू एक्सटर्नल नेर्स, और ये दो टू इंटरनल नेर्स। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और ये एपिग्लॉटिस है और ये लैरिंग्स है। और ये सी शेप्ड रिंग्स वाला ब्लू कलर पाइप जो है ना, ये ट्रेकिया है। लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी कहा जा सकता है। लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स होता है।
चलिए, अब लिखेंगे अपन पाथवे ऑफ एयर। बेटे कुछ भी समझ में नहीं आया पूछो, और कोई गिजबिज दिख रहा तो वो भी पूछो। पाथवे ऑफ एयर, पाथवे ऑफ एयर। पाथवे ऑफ एयर में सबसे पहले आपको लिखना पड़ता एयर एंटर्स टू नॉस्ट्रिल्स, टू नॉस्ट्रिल्स, यानी जिसको अपन एक्सटर्नल नेर्स भी कहा जाता है। फिर एक्सटर्नल नेर्स से एयर जाता है कहां पर? नसल कैविटी में। फिर ये नसल कैविटी से फिर एयर जाता है इंटरनल नेर्स में। फिर इंटरनल नेर्स के बाद फिर एयर एंटर होता है। बोलो आप लोग कहाँ होता होगा? इंटरनल नेर्स भी दो रहते। इंटरनल नेर्स के बाद कहाँ आ रहा देखो, बोलो ये क्या हिस्सा है इसका नाम? लारिंग्स है, ठीक है। लारिंग्स से पहले ये भी फैरिंग्स में लैरिंग्स में दोनों जगह जाता। पहले फैरिंग्स में घुसता, क्योंकि पहले देखो ऐसा आने से पहले तो फैरिंग्स है ना, यहाँ पर देखो ऐसा आ रहा है तो पहले कहाँ है? फैरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता, इसलिए पहले फैरिंग्स में आता है। फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद इनटू एंटर्स इनटू, एंटर्स लिखने की क्या जरूरत है, ट्रेकिया लिख देंगे। ये पाथवे ऑफ एयर है। फर्स्ट पॉइंट, air enters via two nostrils, nasal cavity और nasal chamber। nasal cavity का मतलब आप जानते हैं, nasal chamber middle and post part of nasal cavity, middle and post part of nasal cavity, middle, ये देखो मिडिल एंड पोस्ट पार्ट ऑफ नसल कैविटी, देख सकते हैं आप लोग, मिडिल और पोस्ट पार्ट ऑफ नसल कैविटी हैज ए मेम्ब्रेन, has a membrane called Schneiderian membrane, called Schneiderian membrane. It also helps olfaction.
it helps olfaction. Olfaction. Middle part of nasal cavity having turbinal bones. Turbinal bones are lined by pseudo stratified, बोलो, ciliated glandular columnar epithelium. These cells produce mucus which helps trap the bacteria and dust particles. क्या करते हैं? These cells produce mucus which helps trap the bacteria and dust particles. वो mucus कौन रिलीज करते हैं? Pseudo stratified ciliated glandular columnar epithelium. Okay, middle part of nasal cavity having turbinal bones. वो turbinal bones के ऊपर एक लेयर है, वो लेयर के अंदर ciliated cells होते हैं. ये ciliated cells actually goblet cells बोल के लिख सकते हैं आप लोग. गॉबलेट सेल्स का काम क्या है? गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं. दिस सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस व्हिच हेल्प्स ट्रैप द बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स. सीलिया ऑफ these cells also helps to the cilia of these cells also helps to prevent the entry of bacteria and dust particles. Dust particles. Further, these particles enter into esophagus and finally reach stomach.
acids of the stomach acids of the stomach destroys mucus trapped bacteria. Destroyed mucus ट्रैप्ड बैक्टीरिया. अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता, अगर लंग्स में चले जाते, अगर ये म्यूकस ट्रैप करके अगर लेके जाके अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं छोड़ते, तो फिर ये क्या हो जाता, लंग्स में चले जाते. लंग्स में चले गए तो लंग्स को इन्फेक्टेड कर देते, जिसकी वजह से लंग्स खराब हो सकते हैं. ठीक है. nasal cavity. Nasal cavity is divided into two parts, mainly anterior part, then middle and posterior part. एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, नसल वेस्टिबुलम होता है. यह है नसल वेस्टिबुलम, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसको अपन नसल वेस्टिबुलम बोलते हैं. ये नसल कैविटी, ये पूरा नसल कैविटी है. नसल कैविटी का एंटीरियर पार्ट नसल वेस्टिबुलम है. एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, अपन पोस्टीरियर पार्ट क्या है, पीछे का हिस्सा, ये पूरा अंदर का हिस्सा जो कैविटी है वो पूरा पोस्टीरियर पार्ट है. एंटीरियर पार्ट में फर्स्ट this part lined by skin having dense hair. Hair traps dust particles or foreign bodies. Present in the air. So this region helps in purification of air. A middle and posterior part, first point, this part is made up of bones. It is covered by a special epithelium. Special epithelium, pseudo stratified ciliated glandular columnar epithelium.
अब पढ़ेंगे लैरिंग्स। आप देख सकते हैं लैरिंग्स एक ट्रैकिया के पास रहने वाला लैरिंग्स ट्रैकिया के पास रहने वाला एक पार्ट है जिसको अपन लैरिंग्स बोलते हैं और इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और एयर ऐसा एंटर होता है लैरिंग्स से होते हुए एयर ऐसा एंटर होता है लैरिंग्स से होते हुए एपिग्लॉटिस खुलते ही लैरिंग्स के अंदर एंटर होता है, लैरिंग्स से फिर इसोफेगस में सॉरी ट्रेकिया के अंदर जाता है। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, खुला रखने से मार्कर खराब हो गया। हाँ, फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे लैरिंग्स का, vocal cords are present larynx. Second point, their vibrations help in sound production. Male have low pitched voice due to because of male have low pitched voice because of male vocal cords are thicker and thinner, longer, thicker and longer due to testosterone hormone. Larynx is a cartilaginous structure. Have a 9 cartilaginous structure, 3 unpaired and 3 paired. First one, thyroid cartilage. Second one, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज वन है और क्रिकॉइड वन है। कल पढ़े थे अपने पूरी चीज़ें। और इधर से बोलो
कल पढ़े थे, भूल गए ना? एरिटिनॉइड ये 2 है, कॉर्निकुलेट ये भी 2 है, उसके बाद क्यूनियो कॉनिफॉर्म ये भी 2 है, पेड़ है इन लोग, 3 के 3, टोटल 6 और ईयर 3, 3 + 6 = 9। थायराइड कार्टिलेज का ओवर ग्रोथ को एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये देखो किसी किसी को रहता थोड़ा ऐसा ऐसा थोड़ा उठ के आता है हड्डी, इसको अपन क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल। ये ज्यादातर किस में रहता? मेल्स में रहता ज्यादातर। थायराइड कार्टिलेज थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोट्रूड हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा निकल के आया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल बाज मेल्स के पास दिख के आता क्लियरली, अब मेरे पास थोड़ा कम है, इनके पास भी। जोन मतलब जिसमें सिर्फ हवा अंदर जाती है, रेस्पिरेटरी जोन जहां पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन जोन जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस होता। तो रेस्पिरेशन 3 जोन्स में डिवाइड है। फर्स्ट जोन में क्या होता? कंडक्टिंग, मतलब क्या होता? हवा अंदर आती है और हवा अंदर कंडक्ट होती है, उसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। रेस्पिरेशन जोन में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते, वो रेस्पिरेटरी जोन है। और एक जोन रहता जहां पर सेलुलर रेस्पिरेटरी जोन, मतलब जहां पर सेल ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता, उसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेटरी जोन। तो सबसे पहले अपन कंडक्टिंग जोन देख रहे हैं। कंडक्टिंग जोन के अंदर कहां पर से कंडक्टिंग जोन होता? जैसा आपका नॉस्ट्रिल है, कंडक्टिंग जोन है, ठीक है। वहां से जाने के बाद इन्हें एक्सटर्नल लेयर से कहां जाता? नसल कैविटी। नसल कैविटी से लैरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में पहले जाता? फेरिंग्स में पहले जाता। फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से पहले फेरिंग्स, ऐसा याद लो, पहले फेरिंग्स, पी से है तो फेरिंग्स है असल में, पहले फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंकस सिंगुलर है, ठीक है, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूलस, है ना। यहां तक कंडक्टिंग जोन है। इवन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी क्या है? कंडक्टिंग जोन है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है? कंडक्टिंग जोन है। और यहां तक आपके जो पाइप्स होते, ट्रेकिया के जो पाइप्स होते, सी शेप्ड रिंग्स होते, मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। कहां तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद फिर मिड ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कंडक्टिंग जोन के अंदर कहां तक है। अपन एक बार इसको जो समझे उसको अपन कॉपी करेंगे। छोटा सा लंग्स ड्रॉप, और कौन सा वर्टिब्रे के पास ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा जूम करेंगे। तो अब यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जो कंडक्टिंग जोन है आपके पास। साथ साथ कर लो बेटे।
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना, टर्शियरी ब्रोंकाई, चलता जाने। ये हो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्लैक कलर है ये मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल लेवल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, कंडक्टिंग जोन में फर्स्ट पॉइंट, zone contain, conducting zone contain cavities and tubes। ठीक है, सेकेंड ये कैविटीज होते हैं और यहाँ ट्यूब्स होते हैं। इनकम्प्लीट cartilaginous rings present in conducting zone up to initial bronchioles। air purification from dust particles and bacteria। एयर प्यूरिफिकेशन होता है डस्ट पार्टिकल्स में, डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को प्यूरिफाई करता है कंडक्टिंग जोन। और एक दूसरा फंक्शन कंडक्टिंग जोन में, मेक द एयर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ, humidification of air।
Sixth point, take the atmosphere air and give it to the respiratory zone. चलिए अब अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या रहता, एक रेस्पिरेटरी जोन जहाँ है वहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स रहते हैं। उस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अतराफ में क्या होता है, एक सैक होता है, अल्वियोलाई सैक। एक सैक के अंदर तीन से 5 सेल्स के बीच का सेल्स अल्वियोले लगे हुए रहते। एक एरुलर सैक लगे हुआ रहता, उस सैक को 3 से ज्यादा सेल्स लगे हुए रहते, उसको अल्वियोलाई कहते हैं। वहां पर रेस्पिरेशन होता है। वहां पर कैसा रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में से ऑक्सीजन पहुंचाते ब्लड कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज भी कौन से सेल से बने हुए रहते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बने हुए रहता, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोले के अंदर आ जाता। ये रेस्पिरेटरी जोन है। मेरी बात समझ में आई? रेस्पिरेटरी जोन में और कंडक्टिंग जोन में फर्क समझ में आया? रेस्पिरेटरी जोन अभी तक क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज नहीं हुए, इसलिए इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, कंडक्टिंग जोन है। जब मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं या टर्मिनल लेवल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं तो यहाँ पर से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता। मतलब मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स को आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी कहा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को क्या लगा हुआ रहता, अल्वियोलाई लगा हुआ रहता। रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या रहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट ऑफ सेकेंड, इसके अंदर अल्वियोलर डक्ट्स, थर्ड इसमें अल्वियोलर सैक, फोर्थ इसमें व्यूलाई।
ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये अल्वियोलर डक्ट्स है, डक्ट्स बोले तो पाइप्स, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। बात ये याद रखना है आपको, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को लग के अल्वियोलरी डक्ट्स रहते। अल्वियोलरी डक्ट्स के पास एक अल्वियोलरी डक्ट को क्या रहते हैं, अल्वियोलरी सैक होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन होता, रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट, रेस्पिरेटरी जोन in respiratory zone diffusion of gases takes place. From respiratory zone to into blood, and from blood into respiratory zone. डायग्राम देखेंगे, देखो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का बने हुआ है। ये क्या है बोलो, ये अल्वियोलाई। क्या है ये अच्छा इसको बाहर खींचेंगे। अल्वियोलाई, ठीक है। ब्लैक कलर से अपन अल्वियोलाई ड्रॉ करें। अब अपन ब्लू कलर से रेड कलर रहना था बच्चे, अपन अब ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। सर ब्लू कलर के दो कई को ड्रॉ कर रहे हैं बोले तो आवाज देना, रेस्पॉन्स देना। क्या है ये, ब्लड कैपिलरी है। क्या है ये, ब्लड कैपिलरी। अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते रहता। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए ब्लड अंदर जाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भेज देता ब्लड के अंदर से, और अंदर का ऑक्सीजन को अंदर से ऑक्सीजन, अल्वियोले में से ऑक्सीजन अंदर आता और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता। हर अल्वियोले के अतराफ में ब्लड कैपिलरी होता है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। समझ में आया ना। इस कैपिलरी को और एक नाम भी दे सकते हैं, ब्लड कैपिलरी को पल्मोनरी कैपिलरी भी नाम दे सकते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी बोल के भी नाम दे सकते हैं। और आपको मालूम है ना, ये जो ग्रीन कलर का है क्या हो सकता बोलो,
बेसमेंट मेम्ब्रेन, वेरी गुड। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो जहां पर कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहता वहां पर क्या आता, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसलिए इसमें से क्या हो जाता, डिफ्यूजन आसानी से हो सकता। इसको अपन बोलते हैं बेसमेंट ग्रीन कलर से लिख सकते थे आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर तीसरी बात आपको समझना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना, अल्वियोलाई और बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये इसको एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं। ये थ्री, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया अपन, हाँ 1 2 3, ये तीनों मिलकर के क्या बने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना। क्या बना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन consist of वन प्लस टू प्लस थ्री, तीनों से मिलकर बना सो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एंड इट इज 0.2 नैनोमीटर। कितना है, 0.2 नैनोमीटर। रेस्पिरेशन में 3 जोन्स होते हैं, एक रेस्पिरेटरी जोन, एक कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन और एक सेलुलर रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन ये है, देखिए, जिसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अतराफ, ट्रैकिया जहाँ डिवाइड होता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई जहाँ डिवाइड होता है उसको इनिशियल ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर इनिशियल ब्रोंकाई जहाँ डिवाइड होता है उसको मिड ब्रोंकाई बोलते हैं, मिड ब्रोंकाई जहाँ डिवाइड होता है वहां पर टर्मिनल ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई को लगे हुआ रहता, टर्मिनल ब्रोंकाई से पहले मिड लेवल ब्रोंकाई तक, इनिशियल ब्रोंकिया तक आपका क्या हो गया, कंडक्टिंग जोन है, जहां पर कार्टिलेजिनियस रिंग्स कैसा रहते, इनकम्प्लीट रहते, सी शेप्ड रहते। जब वो टर्मिनल मिड लेवल ब्रोंके तक आता है तो मिड लेवल ब्रोंके से आपको क्या हो जाते हैं, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हो जाते। फिर वहां पर मिड लेवल को लग के टर्मिनल ब्रोंके को लग के आपको अल्वियोलर डक्ट्स होते हैं। ये मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स को अपन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को लग के क्या रहते हैं, अल्वियोलरी डक्ट्स। अल्वियोलरी डक्ट्स को क्या लगे हुए रहते, एक अल्वियोलरी डक्ट को 2 से 3 अल्वियोलाई सेल्स रहते, एक अल्वियोलरी डक्ट को 2 से 3 2 to 3 अल्वियोलरी डक्ट्स होते हैं। अल्वियोलरी सैक कंटेन, ईच अल्वियोलरी सैक कंटेन each alveolar sac contains each alveolar sac contains 2 to 3 alveoli. Respiratory zone, diffusion of gases takes place from respiratory zone into blood। देखो रेस्पिरेटरी जोन ये है, यहाँ से ब्लड के अंदर आ रहा, ब्लड के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जा रहा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जा रहा, क्या हो रहा, गैसेस एक्सचेंज हो रही, इसलिए इसको अपन रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं। ठीक है, and from blood into respiratory zone. Diffusion membrane is consist of 1 plus 2 plus 3 बोले तो क्या, alveoli और basement membrane और endothelium यानी ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाया तो क्या बनता, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलता। और उसका थिकनेस कितना है, 0.2 मिलीमीटर है। समझ में आई मेरी बात।
लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स आर प्रेजेंट inside thoracic cage। क्या होता है इनसाइड थोरासिक केज के बोले तो क्या, ये आपका एक बोन है समझो, ये पूरी फसलियां के अंदर बीच में लंग्स प्रोटेक्टिव है। तो लंग्स किस तरह से किस चीज से प्रोटेक्टिव है, लंग्स का सामने वाला हिस्सा स्टर्नम और रिब्स, लैटरल साइड में रिब्स है, टोटली रिब्स है लैटरल साइड में, सामने वाला हिस्सा स्टर्नम से, बैक साइड वर्टिब्रे से, क्या है वर्टिब्रे से, है ना। अब उसको थोरासिक वर्टिब्रे भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रे से क्या हुआ, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, लैटरल हो गया, अप साइड से क्लेविकल बोन से, ठीक है, इसको कॉलर बोन भी कह सकते हैं। और बॉटम से किससे प्रोटेक्टिव है, डायफ्राम से। टोटल ये कवर्ड है और जमे हुआ है लंग्स के अतराफ में। और जो अंदर ये सब ढांचा जो है ना केज है, इसके बीच में जो जगह खाली है उसको अपन क्या बोलेंगे, थोरासिक कैविटी। और इस थोरासिक कैविटी के अंदर लंग्स होता है, यानी थोरासिक केज के अंदर थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी के अंदर लंग्स होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, तो थोरासिक lungs are present inside the thoracic cage. Thoracic cage consists of first upper side, बोलो, clavicle bone, lower side diaphragm, sorry, lower side और लेटरल साइड, लेटरल साइड क्या है, रिब्स है, और फ्रंटल साइड स्टर्नम, डोर्सल साइड, ये फ्रंटल साइड बोले या वेंट्रल साइड बोलो, दोनों तरफ भी बोल सकते हैं, वेंट्रल साइड। और डोर्सल साइड क्या है, थोरासिक वर्टिब्रे। Inside the thoracic cage, inside the thoracic cage, thoracic cavity is present. In the thoracic cavity, lungs are protected from external shock absorbers. समझ में आया, थोरासिक कैविटी और लंग्स के बारे में अपन को समझ में आ गया कि लंग्स कहाँ पर रहते, कैसा रहते, लंग्स किस जगह पे रहते और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ में आ गया। तो अपन को ये बात समझ में आना है कि आपको पूछ सकता हूँ ने तो लंग्स का अपर साइड कौन सा बोन उसकी हिफाजत करता है, तो बोलना क्लेविकल बोन। लंग्स के डोर्सल मतलब क्या बोलते हैं लोअर साइड कौन सा पार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, तो बोलना डायफ्राम। तो ऐसा सिंगल पार्ट से भी उन्हें पूछ सकता है, ठीक है। थोरासिक कैविटी अलग, थोरासिक केज अलग। थोरासिक केज जो ढांचा है, कैविटी अंदर की जगह है, उसके अंदर होता है लंग्स, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, लंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। एक्चुअली होता क्या, लंग्स, हमारा लंग्स जो है ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, उस लेयर के अंदर, वो डबल मेम्ब्रेन लेयर है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड। वो फ्लूइड पूरी लंग्स को क्या करता, प्रोटेक्ट करता, कवर करता, जिसकी वजह से लंग्स थोड़ा चिकना चिकना भी रहता, और साथ में उसके ऊपर की जो लेयर की वजह से लंग्स सेफ रहते। तो उस लंग्स की जो लेयर है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस प्लूरल मेम्ब्रेन कंटेन प्लूरल फ्लूइड्स। प्लूरल मेम्ब्रेन कंटेन प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता, विच प्रोटेक्ट्स लंग्स। अब अपन इसको एक छोटा सा डायग्राम के, this pleural membrane helps the lungs to stick each other by surface tension। क्या मतलब, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये लंग्स को स्टिक करके रखता, दो लंग्स है ना, इधर उधर नहीं गए, जैसा उसको चिपचिपा कर रखता ताकि ये मूव ना कर सके, और उस सरफेस टेंशन क्रिएट करता ये प्लूरल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन कैसा हो सकता, अब ये लंग्स देखो, अपन एक तरफ का लंग्स ड्रॉ करेंगे, ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हार्ट भी नॉच में आता है, इसलिए समझा। इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और बीच में जो फ्लूइड है इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये जो अब ब्लैक कलर की जो ड्रॉ कर रहा हूं ये तो लंग्स है। तो लंग्स कौन सा मेम्ब्रेन को चिपके हुआ है, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन को चिपके हुआ है। इसको इंटरनल प्लूरा भी बोलते हैं और इसको विजरल प्लूरा भी बोलते हैं। पैराइटल प्लूरा
कनेक्टेड विथ किससे हो सकता कनेक्ट बोले? पैराइटल फ्लोरा किससे कनेक्ट हो सकता? भाई ये पैराइटल फ्लोरा है, ये इनर फ्लोरा है। इनर फ्लोरा को विसरल फ्लोरा बोला है। विसरल फ्लोरा यानी अंदर की जो ब्लू कलर की लाइन है वो किससे कनेक्टेड है? लंग्स से कनेक्टेड है। और पैराइटल फ्लोरा किससे कनेक्ट रहेगा? थोरासिक केज। वेरी गुड। किससे? थोरासिक केज। नहीं समझ में आया? ये लंग्स है, जो ब्लैक कलर का दिख रही है लंग्स है, और इसके ऊपर जो दो ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। एक पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और एक दूसरा जो है ना ब्लू कलर का दिख रहा अंदर का, वो इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा भी बोलते हैं। विसरल प्लूरा कनेक्टेड है लंग्स के साथ। देखो अंदर की ब्लू कलर की लाइन लंग्स से कनेक्टेड है और ऊपर की ब्लू कलर की लाइन थोरासिक केज। अब मान लो आपके ये दस्ती है, एक दस्ती का अंदर वाला हिस्सा और एक दस्ती का ऊपर वाला हिस्सा। तो दस्ती का अंदर वाला हिस्सा मेरे हाथ से कनेक्टेड है, दस्ती का ऊपर वाला हिस्सा मार्कर से कनेक्टेड है। वैसे यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन का इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स से कनेक्टेड है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरासिक केज से कनेक्टेड है। थोरासिक केज उसको दबा के रखता है, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरासिक केज से चिपके हुआ रहता, मतलब उसके लगे हुआ रहता, कनेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता, वो बोलना चाह रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ, कनेक्टेड से बेटर कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं आप, बेटर और अच्छा रहेगा कॉन्टैक्ट। हाँ, पैराइटल प्लूरा कॉन्टैक्ट विथ थोरासिक केज एंड इनर प्लूरा कॉन्टैक्ट विथ लंग्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लेना इसको। इन द लेफ्ट लंग कार्डियक नोच is present which provide the space to heart. Which provide space to the heart. क्या मतलब? ये एक कार्डियक नोच होता है। देखो मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, वहां पर इससे पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं। दिस इज कार्डियक नोच। कार्डियक नोच मतलब क्या है? हार्ट को रहने के लिए जगह देता कौन? लेफ्ट लंग। इसीलिए हार्ट लेफ्ट साइड रहता बोलते हैं, लेकिन असल में क्या है, वेंट्रिकल का थोड़ा हिस्सा लंग्स को ढकल के वो जगह में घुसे हुआ रहता, उस जगह को क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, नोच का मतलब एक छोटा सा जगह, तो उसका नाम क्या हो गया? कार्डियक नोच। तो लेफ्ट लंग हैज कार्डियक नोच। इन द लेफ्ट लंग कार्डियक नोच इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड स्पेस टू द हार्ट। समझ में आया? इसमें है ना, देखो थोड़ा नॉच है ना, कार्डियक नॉच है ना अंदर। चलिए लास्ट 10th पॉइंट, लंग्स कंटेन फर्स्ट ब्रोंकाई। लंग्स में ब्रोंकाई रहते हैं, और क्या रहते बोलो? ब्रोंकियोल्स रहते हैं, और क्या रहते हैं? ब्रोंकियोल्स के बाद अल्वियोलर डक्ट, और क्या रहते हैं? अल्वियोलाई, और 300। ये अल्वियोलाई कितने नंबर में रहते हैं? 300 मिलियन। ये बात याद रखना, 300 मिलियंस
मिलियन इन बोथ लंग्स। कितने अल्वियोले रहते? 300 मिलियन अल्वियोले रहते। 300 मिलियन अल्वियोले हमारे लंग्स के अंदर रहते। एक लंग्स के अंदर इतने सारे अल्वियोले रहते। एक दो लंग्स पूरा मिलाए तो, दो लंग्स को मिलाए तो 300 मिलियन अल्वियोलेस रहते। और ब्रोंकाई तो आपको मालूम है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। इससे निकलने वाले पाइप्स अभी थोड़ी देर पहले बैठे अपन ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। उसके लगने वाले अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर डक्ट को लगे हुए अल्वियोले कितने रहते? 300 टोटल बोथ लंग्स में मिला के। समझ में आ गया? चलिए लंग्स का ये हो गया। ब्रीथिंग डिवाइड होता है बेटे 2 पार्ट्स में। ऑलरेडी अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे। ब्रीथिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इंस्पिरेशन, अनदर वन एक्सपीरेशन। अब इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी कहा जा सकता है और एक्सपीरेशन को एक्सहीलेशन भी कहा जा सकता है। Two types of muscles involved in breathing। दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग के अंदर। एक होता है उसमें से, एक होता है आपका डायफ्राम, जो मेजर होता है। 75% डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रीथिंग के अंदर। ठीक है, तो होगा डायफ्राम। डायफ्राम स्पेलिंग डायफ्राम जो है ना मेजर मसल होता है, यानी ऑलमोस्ट 75% इसी का काम होता है। सेकेंड इंटरकोस्टल मसल। कौन सा है? इंटरकोस्टल मसल किसका रहता? आप कभी बकरे को देखे होंगे, फसली काटे तो एक रिब होता, दूसरा रिब होता, दोनों के बीच में भी गोश्त रहता। वो कसाब क्या करता, उसको बीच में से ऐसा काट के तोड़ लेता ताकि उसको पकड़ने में सहूलत हो ना बोल के। तो जो हड्डियों के बीच में जो आता नहीं, अब ये रिब है, रिब के बीच में ऐसा जो जगह खाली है, पतला सा मेम्ब्रेन के जैसा गोश्त रहता, वो गोश्त असल में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स है। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? जब लंग्स को फुलाना है यूं फुलते हैं, जब लंग्स का वॉल्यूम कम करना है तो करीब हो जाते हैं, तो यूं 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 यूं। इसीलिए देखो कभी कोई सुक्कड़ आदमी देखेंगे आप लोग, कोई एकदम सुक्कड़ है तो उसको देख सकते हैं तुम लोग। उन्हें सांस लेते वक्त, सोते वक्त देखना सांस लेता उन्हें, तो उस वक्त उसके ये रिब्स से नहीं अपन महसूस कर सकते, एकदम सूखे लोग रहते, उनकी फसलियां उछलते रहते। सा निमोनिया का प्रॉब्लम हो ऐसे लोगों के अंदर, ये फसलियां उछल रहे बोलते नहीं, वही प्रॉब्लम होते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं, फिर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है। अब वो कैसा एक्सपैंड होता, कब एक्सपैंड होता, कब वो कॉन्ट्रैक्ट होता, अपन पढ़ेंगे इंडिविजुअली डिफरेंट एरियाज में। कब एक्सपैंड होता, कौन सा मसल एक्सपैंड हुआ तो इंस्पिरेशन होता, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंस्पिरेशन होता, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्सपिरेशन होता, अपन पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? इंटरकोस्टल मसल, जिसको अपन रिब्स कहा जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स यानी रिब्स। सुनो बेटे गौर से, पहले आपका इंस्पिरेशन करना है। इंस्पिरेशन करना है का मतलब क्या? हवा अंदर लेना है। हवा अंदर ले रहे का मतलब क्या? आपकी चेस्ट की कैविटी को बड़ा करना है। चेस्ट की कैविटी बड़ा करने का मतलब क्या है? इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज करना है। इंटरनल वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या? प्रेशर डिक्रीज करना। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। तो क्या हो रहा है? मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 756 है और मेरा इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा?
754 या 755, कुछ भी एक एग्जाम्पल है ना, मर्क्यूरी है ना, तो मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो क्या होता, बाहर की हवा हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है, तो बाहर की हवा अंदर जाना है तो आपके अंदर की कैविटी को बड़ा होना है। अंदर की कैविटी बड़ा होना इसका मतलब कि आपका चेस्ट को फूलना है। चेस्ट फूलेगा, लॉजिकली सोच लो क्या क्या चीजें आपके चीजें बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दिमाग में सबसे पहले बिठा लेना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तनाव में आना, ना कि सुकड़ना। ये दिमाग में बिठा लेना। बच्चे उनके दिमाग में कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सुकड़ गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट समझते, नहीं, तनाव में आने को क्या समझना, कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज तनाव में आ रहा, समझ ना, एकदम मैं तनाव में आ गया तो मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझ में आना। अब ये मेरे रिब्स है, ठीक है, ऐसे रिब्स नॉर्मली ऐसे थे रिब्स। क्या हुआ, अब मेरे को अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि एयर अंदर जा सके, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर घुस जाता, तो मेरे को घुसाना है। तो मैं क्या कर रहा, ये एयर को वॉल्यूम बड़ा इंक्रीज करने के वास्ते मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, क्या दिखने में तो फैल रहा है इन्हें, लेकिन ये इंटरकोस्टल मसल, ये बीच में जो पर्दा है ना मसल्स का, वो क्या हो रहा है, सख्त हो रहा है। सख्त हो रहा का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तनाव में आ रहा है। तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुए, बोलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो क्या हुआ, इन्हें कैविटी इंक्रीज हुआ, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुआ तो थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर का हवा अंदर आया। सेम, अब इसका एक काम हो गया, ये इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात चली। अब पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। देखो डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे ऐसा रहता है, ऐसा है का मतलब रिलैक्स है उन्हें। डायफ्राम जब डोम शेप में होता है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब आप हवा अंदर ले रहे, हवा अंदर जा रहा मतलब आपका डायफ्राम इतना है, लंग्स इतना है, लंग्स ऐसा है समझो। अभी क्या है, लंग्स इतना है तो डायफ्राम इतनी जगह ले लिया, अभी रिलैक्स पोजीशन में है, मेरे को लंग्स की साइज को बढ़ाना है, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करना है, तो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो रहा है, तनाव में ला रहा हूं मैं, एकदम प्रेशर डाल के तनाव में लाया, तब मेरा डायफ्राम ऐसा फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी देखो बढ़ गया ना। पहले प्लेस इतना ही था, जगह कम थी, अब जगह ज्यादा होगी। पहले प्लेस इतना था, अभी प्लेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो बोलो डायफ्राम क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे डोम शेप जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके कैसा हो रहा, फ्लैट। नॉर्मल पोजीशन में रहने को बोलते रिलैक्स। अब अभी नॉर्मल है, एक दो को धड़ धड़ बोल के दे दिया तो अरे सर क्या हुआ, सर मैं अभी चाहा था ना, अभी क्या करा, तो मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। तनाव में आने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स रहने को, नॉर्मल पोजीशन में रहने को क्या बोलते हैं, रिलैक्स। तो अपन डायफ्राम क्या होता है, डोम शेप में रहे वक्त रिलैक्स होता है, वो फ्लैट शेप बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो तब जाके वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी की इंक्रीज होंगी, तो प्रेशर डिक्रीज होंगी, तो बाहर की हवा अंदर आएंगी। बात समझ में आ, बिल्कुल इसका उल्टा आएंगे एक्सपिरेशन के अंदर। फिलहाल अपन इंस्पिरेशन लिख रहे हैं तो इंस्पिरेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये pulmonary move from dome shaped structure and become flat, therefore diaphragm move downwards। diaphragm क्या हुआ, नीचे की तरफ गया, तो thoracic cavity क्या हो गया आपकी, क्या हुई भाई, इंक्रीज हुई। इधर से क्या हुआ इन्हें, यहां पर भी थोरैसिक कैविटी, जिसकी वजह से यहां पर भी क्या हुआ, थोरैसिक इंक्रीज हुआ। कई को बोलो, यहां पर क्या हो रहा है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड आउटवर्ड्स। अच्छा आपके पूछे कि रिब्स क्या हो रही,
रिब्स क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड्स, ऐसा बाहर निकल रहे हैं। स्टर्नम क्या हो रहा, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बाजू की तरफ फैल रहे हैं, फैलने को बोलेंगे आउटवर्ड्स, ऊपर जाने को बोलेंगे, हाँ तो ये देखो रिब्स आउटवर्ड्स, स्टर्नम अपवर्ड्स, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर आ देता हूँ क्वेश्चन में, समझ में आना। रिब्स क्या होंगे बेटे, आउटवर्ड्स, स्टर्नम क्या होगा, अपवर्ड्स, ठीक है। तो आपकी थोरैसिक कैविटी क्या होंगे, इंक्रीज। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब और स्टर्नम क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स हो जाएंगे, तो आपकी थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी।